तो एक लास्ट वाली क्लास में प्लेट विवर्तनी की चल रहा था, उसमें अब सारी प्लेट किनारा हम लोगों ने देख चुका था कि हमने देखा था कि जब प्लेट विवर्तनी देखा था तो हमने इसमें पढ़ा था, तो हमने इसके 3 देखे थे। एक अभिसारी किनारा, ठीक है, अभिसारी सीमा बोल लो, अभिसारी प्लेट किनारा। दूसरा फिर हमने देखा था अपसारी, ठीक। और अभिसारी में भी हमने 3 तरीके से देख लिए थे। अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएगी आपस में, कॉन्टिनेंटल ओशियन प्लेट टकराएगी, और ओशियन ओशियानिक, यानी कि अभिसारी में क्या होता था, एक दूसरे की ओर आती थी प्लेटें। अपसारी में क्या है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती थी प्लेटें। तो इसमें भी हमने देख लिया कि महासागरीय भाग में अगर ऐसा होगा कि महासागरीय भाग होगा तो उसमें कटक का निर्माण होगा, अगर ये अपसारी गति होगी। और अगर महाद्वीपीय भाग में होगा तो हमने देखा था वहाँ पे भ्रंश के सारे भ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा था। और हमने देखा अगर भ्रंश घाटी अगर नीचे दुर्बलता मंडल तक टच कर जाती है तो फिर वहाँ पर लावा पठार या लावा मैदान का निर्माण होता था। अब तीसरा हम लोग देखेंगे ये संरक्षित प्लेट किनारा, इसी को दूसरा नाम में रूपांतर भी बोलते हैं। रूपांतर सीमा, इंग्लिश में इसे कंजर्वेटिव या फिर रूपांतर ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन या ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, तो हम ये देखेंगे। और इस वाले में क्या पता है कि यानी कि अभिसारी वाले में क्या था, अभिसारी प्लेट किनारा या अभिसारी सीमा में क्या है, प्लेटें एक दूसरे की ओर आएंगी, यानी एक दूसरे की ओर गति कर रही हैं। अपसारी में क्या है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। संरक्षी या रूपांतर सीमा में क्या होता है, ना तो एक दूसरे की ओर आ रही हैं, ना ही एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसमें क्या है, बल्कि एक दूसरे से बिल्कुल रगड़ खाते हुए, घर्षित होते हुए क्षैतिज दिशा में गति कर रही है। यानी कि एक प्लेट अगर इधर जा रही है तो दूसरी प्लेट ऐसे घर्षित खाती हुई उधर चली जाएगी। अगर एक प्लेट अगर ऐसे जा रही है तो दूसरी प्लेट ऐसे निकल जाएगी, घर्षण होते हुए निकल जाएगा। यानी कि रूपांतर सीमा में क्या है कि जहाँ ऐसा क्षेत्र जहाँ पे ना तो कोई, अब इसमें क्या देखा था हमने अभिसारी वाले में देखा था जब ये प्लेट आपस में एक दूसरे की ओर आएंगी तो एक प्लेट का किसी क्षेपण होगा, मान लीजिए ये प्लेट नीचे चली जा रही है तो इसका ये भाग नष्ट हो जाएगा दुर्बलता मंडल में जाके। तो इसके लिए जब इसका एक भाग नष्ट हो रहा है प्लेट का, तो हमने इसको बोला था विनाशात्मक प्लेट किनारा भी बोला था इसका नाम। इसमें अपसारी वाले में क्या है कि अपसारी वाले में जब, और इसी वाले में जब हमने ये जो कॉन्टिनेंटल रही, अभी हमने एक में देखा था क्या, जब प्लेट का निर्माण हो रहा है, यानी कि अपसारी वाले में क्या देखा, अपसारी में ऐसे जब यहाँ से चले जा रहे हैं, तो दूर जा रहे हैं, तब क्या है, इसमें कटक बन रहा है, यहाँ पे लावा पठार बन रहा है, तो इसमें किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है, यानी इसमें तो विनाश हो रहा है। एक प्लेट का कोई प्लेट तो नीचे जाएगी तो एक का विनाश हो रहा है, इसमें क्या है, भू प्रॉपर्टी पे कुछ ना कुछ बनेगा। तो इसको हमने बोला रचनात्मक भी बोला था हमने, ठीक। इसको विनाशात्मक, इसको रचनात्मक। अब ये क्या है, इस पर ना तो किसी का विनाश हो रहा है, ना तो कोई प्लेट नीचे जा रही है, और ना कुछ ऊपर बन रहा है। तो ना तो विनाश हो रहा है, ना नर्म रहा है, पर नहीं, ना तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण हो रहा है, ना ही प्रॉपर्टी का विनाश हो रहा है। तो ऐसे जहाँ क्षेत्र है जहाँ पे घर्षण खाते हुए निकल जा रही है प्लेट, यानी कि ये वाली जो सीमा बन रही है, इस वाली सीमा को क्या बोलेंगे, रूपांतर सीमा, या फिर इसको हम संरक्षित प्लेट किनारा ही बोल देंगे। तो इसमें क्या है, उसमें हमने देखा कि कहीं पे ज्वालामुखी हो रहा है तो इसमें, और कहीं भूकंप आ रहा है तो इसमें ज्वालामुखी उद्गारों का अभाव है, यानी कि अभाव, ज्वालामुखी अभाव का मतलब ज्वालामुखी उद्गार यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि प्लेट को नीचे नहीं जा रही, नीचे जाएगी तो क्षेपण होगा, तो फिर बाद में दुर्बलता मंडल में पहुँच के वहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार होंगे। लेकिन यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार का अभाव है क्योंकि कोई प्लेट नीचे नहीं जा रही है। और तीव्र भूकंप आएंगे, लेकिन जब रगड़ खाते हुए निकलेगा पास से तो इसमें ऐसे ऐसे करके होंगे कहीं ना कहीं दरारें वगैरह, ये सब उबड़ खाबड़ होगा। तो जहाँ रगड़ खाते हुए निकलती रहेगी हल्के हल्के, तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पर तीव्र भूकंप की संभावना बनी रहती है जो संरक्षित प्लेट किनारा है। और ऐसा मतलब रेयर है जाता है, मतलब या तो प्लेट ऐसी टकरा रही होगी, ठीक है, या फिर उसके इधर उधर जा रही होगी, हमेशा ऐसे ही होगा। तो लेकिन बहुत रेयर, बहुत उदाहरण मिलते हैं। तो इसका एक उदाहरण क्या है, कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास वाला क्षेत्र है, वहाँ पर क्या है, प्रशांत जो प्लेट है और उत्तरी अमेरिकन प्लेट है वो थोड़ी रगड़ खाते हुए निकल रही है। तो वो एक उदाहरण इसका बेस्ट है। बाकी हमने पीछे ये बहुत ज़्यादा इसमें आता नहीं है, लेकिन हमें जो ध्यान रखना है, अभिसारी वाले में बहुत अच्छे ध्यान रखना है, जिसमें कॉन्टिनेंटल और महाद्वीप वाले में हमने ठीक से देखा था। अपसारी वाला थोड़ा देखो, पर संरक्षित प्लेट किनारे में इतना ही है कि ना तो ना कोई नई प्रॉपर्टी का निर्माण हो रहा है और ना ही कोई प्रॉपर्टी जो है उसका विनाश हो रहा है, तो और उसमें ज्वालामुखी उद्गार का अभाव होगा। और कैलिफोर्निया का जो सैन एंड्रियास वाला क्षेत्र है वहाँ पर 2 प्लेट है, प्रशांत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट घर्षित होते हुए निकल रही है। तो एक उसका उदाहरण है। तो ये तो हमने तीनों भी देख लिए, अभिसारी प्लेट किनारा, अपसारी प्लेट किनारा और संरक्षित प्लेट किनारा या रूपांतर प्लेट किनारा। अब जो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत बिल्कुल खत्म होते हुआ आ रहा है, अब प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत की कुछ सीमाएं पढ़ लेते हैं, लिमिटेशंस, यानी कहाँ तक ये पहुँच पाया है और कहाँ तक अभी तक नहीं, मतलब यहाँ तक इसने व्याख्या तो बहुत अच्छे से कर ली, लेकिन यहाँ तक कि ये कुछ व्याख्या ऐसी रह गई जो अभी तक इससे अछूती रह गई है। मतलब पृथ्वी पर भूभौतिक परिघटनाएं कुछ अभी भी कुछ ऐसी हो रही हैं, लेकिन क्या है, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत ने काफ़ी विश्वसनीय सिद्धांत माना जाता है, इसने काफ़ी अच्छे से व्याख्या कर दी। लेकिन कुछ बातें अभी भी जो इससे अछूती रह रही, तो वो क्या है, उसकी सीमाएं के तौर में देख लेंगे कि इसकी सीमा लिमिटेशंस कहाँ तक है। तो क्या, अब ये सिद्धांत जो प्लेट विवर्तन के साथ प्लेटों की गतियों का पर आधारित है, मतलब इसमें जो इसकी आलोचनाओं में या थोड़ी सीमाओं में बताना चाह रहे हैं कि प्लेटों की गति बता रहे हैं कि प्लेट की गति इधर जा रही है, सामने एक दूसरे की ओर आ रही है, एक दूसरे के विपरीत जा रही है, ये संरक्षित होते हुए निकल रही है। लेकिन प्लेटों की संख्या है
उसमें अभी विद्वानों में अभी भी मतभेद है कि प्लेटों की संख्या कितनी है। बड़ी प्लेट तो बता दी कि 7 बड़ी प्लेट है, फिर छोटी छोटी प्लेटें कितनी हैं। माइक्रो प्लेट की अभी भी संख्या नहीं पता चल पाती है कि कभी कोई प्लेट, जैसे हमने इंडियन ओशन में देखा एक बर्मी प्लेट भी निकली आई, अंडमान निकोबार के पास बर्मी प्लेट है, वहाँ पे देखा कि यहाँ पे बर्मी प्लेट है तो उस वजह से हो रहा है, फिलीपीन प्लेट टकरा रही है। तो छोटी छोटी प्लेटें अपने आप बाद में पता चल रही है कि यहाँ पे कोई और प्लेट है। तो माइक्रो प्लेटों की संख्या है और जो छोटी प्लेटें, बड़ी प्लेटें, प्रधान प्लेटें तो पता है, लेकिन प्लेटों की संख्या में अभी विद्वानों में मतभेद है कि कितनी प्लेटें हैं। प्लेटों की गतियाँ तो बता रखी इन्होंने। फिर इन्होंने बताया दूसरे में क्या कह सकते हैं, एक ही प्लेट की विभिन्न दिशाओं में गतियाँ, मतलब एक प्लेट जा रही है, जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो ऊपर की तरफ जा रही है, उसी बर्मी प्लेट में इसी में बर्मी प्लेट थोड़ी इधर को जा रही है, तो वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में ही फंस रही है। और यानी एक प्लेट की विभिन्न दिशाओं में गतियाँ संभव हैं, लेकिन जिसकी उचित व्याख्या नहीं की जा सकी। मतलब ये ऐसा क्यों है कि गतियाँ इसकी एक की तरह के, जब पूरी प्लेट है तो एक ही तरफ जाना चाहिए। तो ये जो है कि दिशाएं तो हम दिख रहे हैं कि एक प्लेट थोड़ा उधर भाग रहा है, एक का हिस्सा प्लेट का एक हिस्सा उधर जा रहा है, एक का इधर कहीं जा रहा है, लेकिन उसकी जो व्याख्या है ठीक से ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो अभी भी ठीक से भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। उसके बारे में और जानकारी हमें निकालनी है। तो एक सीमा अभी भी यहाँ पे ये बनी हुई है, लिमिटेशन है कि हम इसके आगे तो कौन नहीं पहुँच पाए। मतलब व्याख्या ठीक है, समझ में आ गया कि हाँ कुछ प्लेटों की गति कर रही है, यानी कि प्लेट विवर्तन सिद्धांत ने बहुत मदद कर दी कि ये बताते हो कि प्लेटें ऐसी इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, और ये तो अभी काटते तथ्य है कि इसको कोई काट नहीं सकता कि हाँ प्लेटें गति नहीं कर रही, प्लेटें गति कर रही हैं, लेकिन किस वजह से, कैसे, कहाँ किस दिशा में गति कर रही है उसकी उचित व्याख्या अभी भी नहीं हो पा रही है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। तो ये लिमिटेशंस में इसके आ जाएगा। मतलब इसकी कोई बुराई नहीं है ये बात, बस इसकी क्या है कि थोड़ी लिमिटेशन है कि थोड़ा और ये बता देते तो हमें और क्लियर हो जाता है कि हम फिर जो पृथ्वी पर जो भूभौतिकी परिघटनाएं हो रही हैं, यानी कि पृथ्वी की जो घटनाएं हो रही हैं, इनके बारे में बहुत अच्छे से हमें पता चल जाता, लेकिन वो हमें लिमिटेशन बनी, उनके बारे में और खोजबीन चल रही है, तो आगे पता चल जाएगा। फिर अगले क्या है, प्लेटों की गतियों के लिए संबंध धारा उत्तरदायी बता रहे हैं। यानी कि जो प्लेटों ने बताया कि प्लेट जो गति कर रही है, यानी उसके लिए संबंध धारा, हमने पीछे पढ़ा था संबंध धारा सिद्धांत, तो चक्रण चल रहा है उसमें, तो संबंध धारा तो इसके लिए तो उत्तरदायी संबंध धारा है। लेकिन संबंध धारा में हमने सिद्धांत नहीं पढ़ा था, उसमें भी मैं देखा था उसकी एक आलोचना लिमिटेशन में क्या देखा था कि संबंध धारा की उत्पत्ति कैसी हुई है, वो उत्पत्ति कैसे, वो क्षेत्र वो संबंध धारा में एक उठ रहा है ऊपर के लिए, फिर नीचे हो रहा है ठंडा होकर, ऐसे कैसे ये कैसे हो रहा है, इसके बारे में अभी स्पष्ट व्याख्या नहीं हुई है। यानी कि प्लेटों की गतियाँ तो उत्तरदायी हैं, ये प्लेटों की गतियाँ किसके कारण हो रही, संबंध धारा के कारण, ये तो हमें पता ही है, लेकिन संबंध धारा की उत्पत्ति या क्षेत्र और उनकी अनिश्चितताओं, यानी कि कहाँ जा रही हैं कहाँ नहीं जा रही हैं, तो उसकी स्पष्ट व्याख्या अभी भी नहीं हो पाई है। यानी कि संबंध धारा के बारे में अभी भी हमारे पास थोड़ा से जानकारियाँ कम है, क्योंकि वो नीचे से पता नहीं चल पा रहा है। ऊपर तो हमें दिख रहा है कि संबंध धारा नीचे से घूम रही है, चक्रण है, कन्वेयर बेल्ट की तरह घूम रहा है, तो प्लेटें मूवमेंट कर रही हैं, लेकिन प्लेटों का जो मूवमेंट है वो संबंध धारा की वजह से, लेकिन संबंध धारा कैसे उत्पन्न हुई है, उनका क्षेत्र क्या है, कहाँ से उत्पन्न हो रही है, तो वो स्पष्ट व्याख्या नहीं है। हमने उसमें भी देखा था संबंध धारा में कुछ लोग बता रहे हैं कि केवल दुर्बलता मंडल में, संबंध धारा सिद्धांत में देखा था कि संबंध धारा सिद्धांत केवल दुर्बलता मंडल में, वो कह रहा है संपूर्ण मेंटल में संबंध धारा घूम रही है, तो इसके बारे में भी स्पष्ट व्याख्या नहीं है। फिर क्या है, चौथे में देखेंगे, ऐसा माना जाता है कि ये जब इन्होंने बताया था सागर नितल प्रसरण में देखा था हमने कि सागर नितल प्रसरण में कहा था कि उन्होंने जितना कटक के सहारे जितना इधर ये सागर नितल फैल रहा है, उतनी ही जितनी मात्रा में ये निर्माण हो रहा है इसका ना सागर का, उतनी मात्रा में नीचे भी चला जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सागर नितल बढ़ते चला जा रहा है और एक सागर यहाँ पे है, ये सागर है और ये सागर तो फैल रहा है ऐसे करके, और दूसरा सागर है वो सिकुड़ रहा है, ऐसा नहीं है। जितना जो फैल रहा है उतनी मात्रा में इसकी भूप्रॉपर्टी वो नीचे भी चली जा रही है। तो इन्होंने कहा निर्माण और विनाश का जो संतुलन है वो बराबर बना हुआ है, जितना निर्माण हुआ उतना ही मात्रा में विनाश हो जाएगा। तो इस सिद्धांत में ऐसा माना जा रहा है कि निर्माण और जो विनाश है वो बराबर मात्रा में हो रहा है। लेकिन कई स्थानों पे कई स्थान ऐसे देखे हैं कि वहाँ पे संतुलन बराबर नहीं दिख रहा है, कई स्थान पे देखा कि निर्माण ज़्यादा हो जा रहा है, वहाँ संतुलन नहीं हो पाया, वहाँ पे प्लेट नीचे ही नहीं जा पा रही है। प्लेटें आपस में इन्होंने कहा कि भाई प्लेट जो बढ़ रही है तो बढ़ तो रही है, लेकिन सही में नीचे भी चली जा रही है, लेकिन वो आपस में टकरा रही, नीचे नहीं जा रही, घनत्व के कारण कौन सा भारी है, तो ये संतुलन बिगड़ता होगा कई स्थानों में, मतलब हर जगह नहीं है, कुछ जगहों पर है। तो इसलिए काफ़ी हद तक ये विश्वसनीय सिद्धांत है, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसे कई स्थानों पर मिलता है ये संतुलन जो बराबर मात्रा में हो रहा है निर्माण विनाश का, ये संतुलन में कई जगह पे ऐसा दिखता नहीं है। तो ये एक लिमिटेशन ये बनी है कि वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, अगर आप ऐसा बता रहे हैं तो। और फिर क्या है, जो युवा बलित पर्वत हैं जैसे हिमालय है, हमने देखा था रॉकी एंडीज ये पर्वत देखे थे, बलित पर्वत युवा बने कि हमने टकरा के बने। तो इसमें क्या है, युवा बलित पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई इन्हें बता दिया कि भाई ये प्रशांत प्लेट टकराई है और दक्षिण अमेरिकी प्लेट टकराई, तो हमने देखा था दक्षिण अमेरिकी में एंडीज पर्वत बन गया इतना लंबा, फिर उधर रॉकी पर्वत बन गया, तो उसमें उत्तरी अमेरिकी प्लेट में हिमालय पर्वत बनते हुए देख लिया। तो युवा बलित पर्वत की उत्पत्ति तो इन्होंने बता दी है, लेकिन कुछ बहुत पुराने पर्वत भी ऐसे हैं जैसे कि ड्रेकेंसबर्ग, ये अफ्रीका में पर्वत है, ठीक है, इसको लिख लेना ब्रैकेट में, अफ्रीका में है ये। और ये ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी ये पर्वत है, ये कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। तो ये ऑस्ट्रेलिया में ये पर्वत है, जैसे अफ्रीका के पर्वत है, ड्रेकेंसबर्ग है, ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी है, ये बहुत पुराने पर्वत है। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये ऑस्ट्रेलिया में, ठीक, और ये ड्रेकेंसबर्ग और अफ्रीका में।
ठीक है। जो इनकी उत्पत्ति, ये बहुत पुराने पर्वत हैं, इनकी उत्पत्ति कैसी है इसकी स्पष्ट व्याख्या अभी भी नहीं करी है इन्होंने, तो इस वाले सिद्धांत में ऐसे नहीं गई, लेकिन पुराने जो बलित पर्वत उन्होंने बता दिया कि बलित पर्वत ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। इसको ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी ये पर्वत है और ड्रेकन्सबर्ग अफ्रीका में, समझ में आया। यानी कि ये जो लिखा हुआ है युवा बलित पर्वत तो कैसे बने इन्होंने बता दिया, लेकिन जो पुराने पर्वत हैं वो कैसे बने वो नहीं पता है। फिर यहाँ देखो एक छठा वाला ट्रिपल जंक्शन हमने पढ़ा है, देखो हमने पढ़ा था ट्रिपल जंक्शन, जापान के बाद तीन प्लेटें टकरा रही हैं। फिर हमने देखा था अरब प्लेट के बाद जो एफ्रो ट्रिपल जंक्शन कल देखा था, एफर करके बोला था, एफ्रो अरब जो हमने देखा था, वहाँ पे भी 3 प्लेट लाल सागर के निर्माण में ना, लाल सागर जब बना था उसमें भी 3 प्लेटें ऐसे उतरता ही हैं। तो ऐसे कभी जहाँ 3 प्लेटें टकरा रही हैं या फिर उससे भी ज़्यादा या फिर उससे कम, तो ऐसे जहाँ क्षेत्र हैं जहाँ पे एक से अधिक मतलब 2 से अधिक प्लेटें वहाँ पे एक साथ क्रिया कर रही हैं, तो उनको अभी तक पूरी तरह समझा नहीं सका कि मतलब ऐसा क्यों है कि ये प्लेट इधर मूवमेंट कर रही है, वो इधर मूवमेंट कर रही है, वो इधर मूवमेंट कर रही है, और अगर ये दोनों टकरा रही हैं तो कुछ और बनना चाहिए, फिर ये टकरा रही तो ऐसे बनना चाहिए। तो वो एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कहाँ पे कैसे क्या जो भूभौतिकी परिघटनाएं होंगी पृथ्वी पर, तो वहाँ पर जब ऐसी प्लेटें लड़ाएंगी टकराएंगी आपस में या फिर एक दूसरे दूर जाएंगी, तब वहाँ पर क्या क्रिया होगी वो अभी तक पूरी तरह समझ में नहीं आ पाया हमें कि इसकी जब ऐसा होगा तो क्या होगा। तो बस खाली वैसा अभी अंदाज़ा लगा लीजिए, जापान के आसपास ट्रिपल जंक्शन ऐसा पड़ रहा है, अरब प्लेट के आसपास लाल सागर के पास ट्रिपल जंक्शन वाला हिस्सा पड़ रहा है। तो लेकिन बस जो देख लिया हमने उसके हिसाब से गणना कर दी, लेकिन हमें पूरा फिक्स नहीं पता है कि अभी भी उसको समझने के लिए अभी शोध चल रहे हैं, यानी पूरी तरह अभी भी हमें समझ में नहीं आया है। ट्रिपल जंक्शन जैसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कई प्लेटें एक साथ क्रिया करती हैं, तो वो अभी पूरी तरह समझ में नहीं आया। फिर इस सिद्धांत के सारे यानी कि प्लेट किनारों के सिद्धांत में ज़्यादा प्लेट किनारे बात कही है, यानी कि प्लेट किनारे ऐसे अपसारी अभिसारी ये सब प्लेट किनारे तो पढ़े हमने, तो इसमें तो ये किनारों की बात हुई है, किनारों पर गर्त बने हैं, कहीं पर बलित पर्वत बने हैं। लेकिन क्या देखा कि अगर कोई प्लेट है ऐसी, ये प्लेट है तो इसके प्लेट में देख रहे हैं बीच में ज्वालामुखी, बीच में लावा पठार, कुछ बीच में, जो बीच में कैसे किनारों पर तो बलित पर्वत बने, हमें पता चल गया कैसे बने। महासागरीय वाली प्लेट है, इसमें गर्त बन गया, यहाँ पे हमें पता चल गया कि आपने बताया भी टकराया ऐसा कुछ हुआ है, जो सब किसका सबडक्शन हुआ उसके कारण देखा है। लेकिन प्लेट के बीच में जो कुछ अंतर क्रिया हो रही है, यानी अंतरा मतलब प्लेट के अंदर, तो प्लेट के अंदर जो भी ज्वालामुखी क्रिया हो रही है, यहाँ पे ज्वालामुखी बनी दिख रही है, यहाँ पे लावा पठार दिख रहा है हमें, बेसाल्टिक लावा जो हमने कल देखा था कि बीच में बेसाल्टिक लावा है, तो ये सिद्धांत उसके बारे में ठीक से थोड़ा नहीं बता पाया। प्लेट किनारों के अंतर्गत हम इसको नहीं समझ सकते, क्योंकि हमने इस सिद्धांत में ज़्यादातर प्लेट किनारे ही पढ़े हैं। तो और ये बीच में हम देख रहे हैं भारत के बीच में से भारत है, यहाँ पर दक्कन पठार है, दक्कन पठार दक्कन लावा है, तो बिल्कुल बीच में भारत के कैसे ये नहीं पता, ये सिद्धांत के बारे में नहीं पता चल पाएगा। लेकिन हमने कल देखा था कि अगर भारत पहले ऐसे ऐसे होके आया था, तो बीच में यहाँ पे रीयूनियन हॉट स्पॉट पड़ा था, तो रीयूनियन हॉट स्पॉट्स के ऊपर से जब निकला तब उसमें से उद्गार हुए ज्वालामुखी, तो यहाँ पर बेसाल्टिक लावा के सारे लावा पठार दक्कन पठार जो बना आज का, तो उसकी व्याख्या ऐसे कर दी। लेकिन प्लेट विवर्तन के सिद्धांत ने व्याख्या नहीं करी, लेकिन लोगों ने बाद में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इसके माध्यम से पीछे करते करते पता है भारत एक बार अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था, अब धीरे धीरे भारतीय प्रायद्वीप एशिया वाले भूभाग में आ गया है। तो हमने देखा था कि अंतरा प्लेट में ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही हैं, या ज्वालामुखी क्रिया है पहले बेसाल्टिक लावा के सारे जो बन चुका है, यहाँ पे काली मिट्टी वगैरह मिलती है, तो वो जो है कि उसके प्लेट किनारों के सारे इसको नहीं समझा जा सका। तो ये इसकी थोड़ी लिमिटेशंस हैं, यानी कि आलोचना नहीं है कि ये ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, यानी गलत हो गया। जैसे हम पीछे देखते थे वेगनर वाले सिद्धांत में देखा था, उन्होंने बता दिया भाई आपका जो बल घूम रहा है वो सही नहीं लग रहा है हमें, आप कह रहे हैं कभी तैर रहा है कभी टकरा रहा है, आप कैसे कह रहे हैं, तो वो चीज़ें उनकी आलोचना बन रही थी। इस सिद्धांत की क्या है, इस सिद्धांत के मतलब जहाँ तक बता चुके, बस थोड़ा और क्लियर करना बाकी है, तो पूरी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें बस खाली उसकी लिमिटेशंस बताई गई कि कहाँ तक ये नहीं पहुँच पाए। तो इसमें सब कुछ करने के बाद इसको एक समअप करें अगर हम, तो हम कह सकते हैं क्या, उपरोक्त सीमाओं के बावजूद, जो हमने 7 लगभग सीमाएँ देखी हैं और भी होते हैं, उपरोक्त सीमाओं के बावजूद पृथ्वी पर विभिन्न भूभौतिकी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए एकमात्र विश्वसनीय सिद्धांत है ये। मतलब जो भी घटनाएं हो रही हैं, हम वेगनर के हिसाब से नहीं चल सकते कि भैया जो टूट रहे हैं क्यों टूट रहे हैं, कि भाई वो पोलर फ्लिंग बल घूम रहा है या ज्वारीय बल घूम रहा है। अब हमें पता है कि टूट कौन से हैं, क्योंकि अपसारी क्रिया हो रही है यहाँ पे, इसलिए इधर चला जा रहा है इधर चला जा रहा है। और हम देखेंगे कि अगर ये मिल के यहाँ पे कुछ बलित पर्वत बनना है, तो एक क्रिया अभिसरण हो रहा है, हमने समझ गया कि यहाँ अभिसरण हो रहा है। तो ये चीज़ ऐसे कि हम इस सिद्धांत के माध्यम से बहुत क्लियरली पता चल जाता है, यानी कि विश्वसनीय सिद्धांत हो रहा है, जो भूभौतिकी परिघटना हो रही है, कोई बलित पर्वत बन रहा है, कहीं गर्त बन रहा है, किसी का निर्माण हो रहा है, किसी का विनाश हो रहा है, तो हम इस सिद्धांत के माध्यम से विश्वसनीय सिद्धांत है। और पीछे के सिद्धांत तो उनके हिसाब से नहीं, बल्कि ये सिद्धांत पीछे हमने देखा था प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अपने पूर्ववर्ती सिद्धांतों का ही मिला जुला परिणाम है, कि जो पीछे सिद्धांत आ चुके हैं उन्हीं को थोड़ा सा और मांझ के और अच्छा से बढ़िया करके अपने इन्होंने सिद्धांत दिया था। और तीन नाम थे उनके, जो नाम थे मॉर्गन, पार्कर और मैकेंजी, ये 3 नाम तो हमने ध्यान रख लें। उसके बाद में इसकी रूपरेखा किसने तैयार करी थी, उसका श्रेय किसको दिया जाता है, हैरी हेस को,
ठीक है, हैरी हेस को प्रारंभिक रूपरेखा का श्रेय दिया जाता है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के। ये तीन चीज़ ध्यान रखो, कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं, जैसे एनसीईआरटी की बुक में देखो उसमें क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, या फिर अल्फ्रेड वेगनर का नाम ऐसे याद रख लिया तो नाम भी याद रख लेंगे। तो फिर क्या है कि जो ये सीमाएं उपरोक्त सीमाओं के बावजूद भी ये एक विश्वसनीय सिद्धांत माना जाता है कि जो भी घटनाएं पृथ्वी पर हो रही हैं, बलित पर्वत बन रहे हैं, नीचे कहीं भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही हैं, इस सिद्धांत के माध्यम से अच्छे से व्याख्या हो जा रही है। और अगर इसी सिद्धांत में और आगे बढ़ा थोड़ा माइक्रो प्लेटों की खोजें हो रही हैं कि और माइक्रो प्लेट मिल जाए, छोटी छोटी प्लेट अभी पता नहीं, अच्छा ये छोटी प्लेट भी अच्छा, इसकी वजह से मतलब पता चला कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों ने मैंने बताया ना कि जैसे ये जो भारत ऊपर जा रहा है वो क्यों जा रहा है, कुछ लोगों विद्वान ने ये बताया कि यहाँ पर हिंद महासागर में कटक है, तो जो कटक है वो इधर को बढ़ रहा है, सागर नेतल प्रसरण हो रहा है और इधर बढ़ेगा, तो जब इधर को जब बढ़ेगा सागर नेतल प्रसरण होगा तो ये जब इससे इधर बढ़ेगा तो भारत भी इधर बढ़ेगा। तो कुछ लोग ऐसे व्याख्या करिए, यानी कि क्या है कि अगर छोटी छोटी अगर पता चल जाए कि भारत यहाँ क्यों बढ़ रहा है तो हो सकता है कोई प्लेट और कोई मिल जाए, कोई छोटी सी प्लेट यहाँ मिल जाए, माइक्रो प्लेट मिल जाए, या ऐसे माइक्रो प्लेट है जो हमें अभी नहीं पता है जिनके बारे में, अगर माइक्रो प्लेटों की खोजें और हो जाए। हॉट स्पॉट जो हमने देखा था कि जो रीयूनियन हॉट स्पॉट से भारत निकल गया था, तो ऐसे हॉट स्पॉट है, मेल्टल प्लूम है, इन सब के बारे में अगर हमें थोड़ी सी और जानकारी मिल जाए और हम कर रहे हैं इनके ऊपर शोध हो रहे हैं, तो ये इसकी जो कमियां हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उनको दूर किया जा सकता है और इस सिद्धांत को फिर पूरी तरीके से अच्छे समझ में और अच्छे जाएगा। और अभी भी देखो एक नया हाल में प्लेट विवर्तनी की टेक्नोलॉजी, एक नया मानचित्र इसका निकल के आया है, नया मानचित्र प्लेट टेक्टोनिक्स का, तो उससे और सिद्धांत की व्याख्या हुई और विश्वसनीय बना कि भैया हाँ जो उसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, यानी उस पर और भरोसा जमता है कि हवाई नहीं है, जैसे वैगनर ने कह दिया था कि वो पोलर फ्लिंग बल की वजह से टूट गया, विखंडन हो गया पैंजिया में। ठीक, तो ये पूरा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हो गया, इसमें बचा कुछ नहीं। बाकी अब इससे तुलना अगर करना चाहें तो इसकी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की, और वो तो उसमें तुलना लिख सकते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत और जो हमने देखा था वैगनर का सिद्धांत, उनमें तुलना कर सकते हैं कि वैगनर ने पोलर फ्लिंग बल और ये सब बताया कि इसके कारण विखंडन हो रहा है, लेकिन इनका संबंध आ रहा हो, कारण विखंडन हो रहा है, ऐसे करके इस सिद्धांत की तुलना करके लिख सकते हैं। बाकी ये सिद्धांत फिनिश होता है। संरक्षित प्लेट किनारा भी समझ लिया हमने, ये आलोचना समझ ली, और यहाँ पर अगर कुछ समझ में नहीं आया, ये ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी ये बताया था क्या ऑस्ट्रेलिया में और ड्रेकेंसबर्ग कहाँ अफ्रीका में। ठीक, ये पूछ भी ले, थोड़ा बहुत ऐसे पूछ लेते हैं। और ये ट्रिपल जंक्शन वगैरह जैसे क्षेत्र हैं, अब जैसे अगर एनसीईआरटी की बुक उठाएं हम लोग 11th वाले में, तो जैसे इसमें क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अब इसमें आंसर देखो कितने प्यार से हो जाएंगे, तो पूरा पढ़ लिया। तो जैसे क्वेश्चन है कि ये सिंपल है, इसमें जैसे बहुविकल्पी जो क्वेश्चन लिखे, इसमें क्वेश्चन देखो, ये निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की। मतलब ऑप्शन दे रखे हैं, उन्होंने कहा निम्न में से किसने, यानी कि जो ऑप्शन है किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की है। एंटोनियो पेलेग्रिनी, अब्राहम आर्टेलियस, एडमंड हैस और अल्फ्रेड वेगनर। फिलहाल इसमें चारों नाम ऐसे अलग अलग दे दिए जो पढ़े हुए हैं। तो अल्फ्रेड वेगनर क्या है ये तो पता ही है, एक अल्फ्रेड वेगनर लिख दिया इन्होंने, और बाकी चार नाम ऐसे लिख दिए जिनके सिद्धांत के भी इन्होंने दिए। हम लोगों ने पढ़े क्या है, अल्फ्रेड वेगनर पढ़ा है, आर्थर होम्स पढ़ा है और हैरी हेस पढ़ा है, ये और हैरी हेस, और बाकी ये तीन नाम ये लिखे हैं, मॉर्गन, पार्कर, मैकेंजी, और फिर हमने और जो टूजो विल्सन का नाम भी एक ध्यान रखना है जिन्होंने प्लेट शब्द दिया है, क्योंकि उनको टूजो विल्सन को भी इसका योगदान आता है जब नाम, जैसे मॉर्गन लिखते हैं, मॉर्गन, पार्कर और एक कौन था मैकेंजी, मॉर्गन, पार्कर, मैकेंजी, ये तीन तो नाम याद रखो, उसके साथ में टूजो नाम भी याद रखो, टूजो विल्सन इन्होंने प्लेट, बाकी हैरी हेस तो वहीं। ठीक, ये 4-5 नाम है, ऐसे ध्यान रखो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, पोलर फ्लिंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कह रहे हैं क्वेश्चन है पोलर फ्लिंग बल, ठीक है, पोलर फ्लिंग फोर्स लिख दे रहा हूँ, निम्नलिखित में किससे संबंधित है। जैसे ऑप्शन ए क्या है, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण, ठीक है। ऑप्शन बी इन्होंने दे रखा है इसकी तरह गुरुत्वाकर्षण, मैं ऑप्शन थोड़ा चेंज कर दिया नंबरिंग उसकी, सी पे ज्वारीय बल, डी पे पृथ्वी का घूर्णन। तो देखो इतने सिंपल जो क्वेश्चन है, क्या पोलर फ्लिंग बल निम्नलिखित में किससे संबंधित है, पृथ्वी का परिक्रमण से संबंधित है, गुरुत्वाकर्षण से, ज्वारीय बल से, या पृथ्वी घूर्णन से। तो पृथ्वी घूर्णन से, परिक्रमण से, तो परिक्रमण का तो मतलब ये हो गया सूरज के चारों चक्कर लगाना, तो सूरज के चारों चक्कर लगा रहे हैं ये पृथ्वी, यानी ये पृथ्वी हाँ ऐसे तो घूम रही है, इसके कारण तो नहीं है। पोलर फ्लिंग बल घूर्णन से संबंधित, जो पृथ्वी इसमें अपने आप ही घूम रही जो उससे संबंधित है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है इसमें, अब हो जाएंगे। मतलब ये नहीं सिद्धांत जब ठीक से पढ़ लेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये था कि मतलब निम्नलिखित में से किसने, मतलब जो चार ऐसे ऑप्शन दिए
तो 4 में से किसने यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ स्थित होने, मतलब एक साथ, मतलब यूरोप और अफ्रीका जो आज अलग अलग हैं वो एक साथ थे पहले, तो ऐसा किसने बताया था? तो एल्फ्रेड वेगनर ने बताया था 1912। उन्होंने कहा था कि ये सब जो आज जो महाद्वीप इधर अलग अलग हैं वो पहले जुड़े थे, उनको सब लोग जुड़े थे, सुपर कॉन्टिनेंट थे, उसको पैंजिया बोलते थे, और एक जो महासागर, विशाल महासागर था उसे पैंथलासा बोलते थे। ये सब एल्फ्रेड वेगनर ने बताया, तो ऑप्शन में से एल्फ्रेड वेगनर टिक कर लेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है, यानी माइनर प्लेट नहीं है, यानी कि कौन सी माइनर, काले से लिखे तो डार्क हो जाएगा ये, यानी कौन सी माइनर प्लेट नहीं है, ये माइनर प्लेट कौन सी नहीं है। अब नाम बताएं। नंबर 1 जैसे उन्होंने लिखा है नज़का, अरब, फिलीपीन, अंटार्कटिक, यानी कि नज़का बी ऑप्शन में हो गया, अरब सी ऑप्शन हो गया, फिलीपीन, ठीक, और डी ऑप्शन में हो गया अंटार्कटिक। इनमें से कौन सी अंटार्कटिक, कौन सी माइनर नहीं है? तो अंटार्कटिक नहीं, ये मेजर है। बाकी फिलीपीन भी माइनर पढ़ा हमने, अरब भी, नज़का भी, ठीक। तो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें लिखे हैं ऐसे, लेकिन फिलहाल इनसे बढ़ के भी आ सकते हैं कभी क्वेश्चन, लेकिन ये जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो हम आ जाएंगे। तो हम अगली क्लास में देखेंगे अलग सिद्धांत के साथ, लेकिन प्लेट पे बढ़ते हैं कि हमारा हो गया। हम ज्वालामुखी ये सब थोड़ा पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी वगैरह ये सब क्या है, थोड़ा वो देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा हमें, ठीक है।